नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। शाम के 5 बजते ही हम 5 हाजिर हो जाते हैं आपको बताने के लिए 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर जो आ रही है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है राजभवन चौक के सामने। ये कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। वीएचपी कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए मंत्री केदार कश्यप पहुंचे। वीएचपी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क के ऊपर मंत्री केदार कश्यप बैठकर बात कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर किया है। तो बड़ी मांग है वीएचपी की कि जो मंदिर प्रशासक के तौर पर सरकारी नियंत्रण है उसको खत्म किया जाए। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता इसे लेकर राजभवन चौक छत्तीसगढ़ की राजधानी में धरने पर बैठे हैं। मनाने के लिए मंत्री केदार कश्यप पहुंचे, इनके साथ बैठकर हनुमान चालीसा किया, क्योंकि संत समाज से भी कुछ लोग इसमें दिखे हैं। मांग यही है कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण समाप्त हो। सौरभ परियार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सौरभ, बड़ा मसला है, मांग की जा रही है, मंत्री पहुंचे हैं, आगे क्या कोई वार्तालाप हुई है, बातचीत हुई है? जैसे तिरुपति में मामला आने के बाद प्रसाद को लेकर जो है पूरे देश भर में जो हिंदू संगठन और खासकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वो लगातार जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि जितने भी मंदिर है पूरे देश भर में उन मंदिरों को जो सरकारीकरण से मुक्त किया जाए, क्योंकि इसी कारण ही जो है ये सभी परेशानियां देखने को मिल रही है। और आज तो जो है ये रायपुर में ये देखने को मिला कि राजभवन चौक के सामने जो है सैकड़ों की तादाद में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए थे और लगभग 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक धरने पर बैठे थे और राज्य सरकार से मांग कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार इस पर तुरंत निर्णय ले। और जिस तरीके से तमाम अभी जो घटनाएं सामने आ रही है, जिस तरीके से तिरुपति में प्रसाद का मामला सामने आया था, तो वो छत्तीसगढ़ में ना हो। और उनकी एक प्रमुख सबसे मांग है कि मंदिरों को जो है सरकारीकरण से मुक्त किया जाए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में ये जो है माहौल बन चुका है। और दूसरी ओर आप देखिए कि मंत्री केदार कश्यप को आना पड़ा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के सामने। उनको लगभग 15 मिनट तक जमीन पर ही बैठना पड़ा मंत्री केदार कश्यप को। और केदार कश्यप ने आज आश्वासन दिया है तमाम विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को कि आने वाले समय पर जो है राज्य सरकार जो है इस पर निर्णय लेगी। और मुख्यमंत्री से उन्होंने चर्चा भी की है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अभी सूरजपुर में है और मुख्यमंत्री ने उन्हें फोन पर जो है कहा है कि वो जाए और जो तमाम जो वीएचपी के समर्थक है, वीएचपी के पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत की जाए। जी चलिए, अब इस बातचीत के बाद में समाधान निकलता है या प्रदर्शन बढ़ता है, विरोध बढ़ता है, ये फिलहाल भविष्य में पता चलेगा। लेकिन आज मंत्री महोदय सड़क पर बैठे हैं, मांगों को सुना। शुक्रिया आपका जानकारी। और विश्व हिंदू परिषद के धरने प्रदर्शन की तस्वीरों के बाद आपको लिए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ। लेबनान और इजराइल के बीच की जंग और तल्ख हो गई है। हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना के एयर स्ट्राइक का क्रम जारी दिखा। साथ ही इजराइल लेबनान पर जमीनी अटैक भी शुरू कर दिया है। लेबनान पर सीमा पार इजरायली सेना टैंक के साथ दक्षिणी उपनगर में दाखिल हो चुकी है। 2006 के बाद यह पहली बार है जब इजरायली सेना लेबनान के भीतर दाखिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। एक्स पोस्ट कर लिखा कि पश्चिम एशिया के हाल की घटनाक्रम में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत की गई है। हमारी दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। क्षेत्रीय तनाव को रोकना, बंधकों की सुरक्षित रिहाई कराना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। भारत शांति स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये प्रतिक्रिया एक्स पोस्ट पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी और तीसरे चरण में 40 सीटों पर वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलने वाली है। इसमें 39,18,000 वोटर शामिल होंगे। तीसरे फेज की 40 सीटों में से 24 जम्मू डिवीजन और 16 कश्मीर घाटी की हैं। आखिरी फेज में 415 कैंडिडेट्स मैदान में हैं।
इनमें 387 पुरुष और 28 महिला उम्मीदवार हैं। 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। ये हम लोगों की आदत है, हर इलेक्शन का हम रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। हर इलेक्शन में ऐसी ही पोलिंग होती है और कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी फर्क पड़ता है। जहाँ कंपटीशन टफ होता है, कैंडिडेट तकड़े होते हैं और ज्यादा पोलिंग होती है। जहाँ कैंडिडेट्स कमजोर होते हैं सब पार्टी के, तो वहाँ उसी तरह से पोलिंग भी कमजोर होती है। इधर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई होगी। 18 सितंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक के लिए देश में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी और कोर्ट ने कहा था कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं है। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कई बुलडोजर कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश की बात करें तो 2 साल में 12,000 बार बुलडोजर चले हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त पुणे दौरे पर हैं, संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। हम अपने बीच में से इन ऐसे अच्छे प्रेरक कामों के लिए आपकी उपस्थिति पाते हैं। मंच पर ही मौजूद डॉक्टर उज्ज्वला चक्रदेव जी, कुलपति महिला विद्यापीठ, श्री देवीदास पोटे जी, माननीय निवेदिता जी, डॉक्टर जयंत कुलकर्णी जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री श्रीमान ओम सकलेचा जी जो मध्य प्रदेश से आए हैं, हमारे दीपक जैन जी इंदौर से आए हैं, हमारे वरिष्ठ IAS अधिकारी सुदाम खाड़े जी महाराष्ट्र के हैं लेकिन मेरे साथ जनसंपर्क अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। हमारे श्रीकांत जी, आपका भी अभिनंदन है, आप भी यहीं से, पुणे है ना आपका स्थान, आप हमारे बहुत अच्छे सरकार में वहां मदद कर रहे हैं। बैठिए। इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, जिनकी बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं, इस पुण्य नगरी पुणे को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसका गौरवशाली इतिहास है, इसका आनंद अलग ही है, जिसको हर रूप में हर समय अलग अलग ऐसा लगता है कि अगर कोई किसी उज्जवल धवल शीतल बहुत विशाल सागर में लहरें आ रही है और उस लहरों का केंद्र अगर कोई बनता है, अर्थात कोई भी, मान लो कोई पक्षी ने कहीं अपना चुप्की लगाई या कहीं से प्रवाह करने वाली धारा दिखाई देती है, तो पूरे देश का अगर स्मरण करो तो ये 300 साल की तो गारंटी ले सकता हूं कि पुणे वो स्थान है जो इस वर्तमान के दौर में कभी शिवाजी के रूप में दिखाई देता है, कभी हमें लाला लाजपत राय के रूप में दिखाई देता है, अपने बाल गंगाधर तिलक के रूप में दिखाई देता है, जिनके अपने कारण से पुणे की स्पंदन पूरा देश महसूस करता है। और कई अर्थ में तो सच में पुणे और इंदौर उज्जैन में फर्क ही नहीं, एक जैसे ही लगता है मुझे तो। ये भी इसके अंदर का जो आनंद है, हम सब आज इस बेला में जब हमारे लिए माननीय विनय जी ने सही कहा है कि हमारे महाराज जी सिंधिया को भी याद करें। मैं महाराज शिवाजी की उस धारा के अलग अलग तट के जो कुछ हिस्से निकलते हैं वो कहाँ कहाँ से दिखाई देते हैं, तो हम सब महाराज जी सिंधिया वंश का, होलकर वंश के मल्हाराव जी और बाद में हमारी लोकमाता को स्मरण करेंगे। मैं कभी कल्पना करता हूं कि अगर महाराज जी या बाजीराव जी, होलकर और सिंधिया इनको छोड़ के नहीं जाते तो क्या वर्तमान का महाकाल मंदिर दिखाई देता? मैं तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं। वो उस दौर में उन्होंने महाकाल मंदिर बनाया जब दिल्ली में मुगल सत्ता थी। कोई कल्पना कर सकता है? ध्वस्त करने वाले भी बैठे थे, उनकी छाती पे बनाने वाले भी बैठे, ये वो दौर कितना आनंददायी था। जो तुमको करना हो तुम करो और हमारा समय आएगा तो हम करके दिखा देंगे। और एक नहीं, पूरे देश के अंदर जिसने धारा दिखाई, मैं महाराज जी का ये तो मान के चलता हूं, उनकी तलवार की धार पे उनने पूरे देश में साम्राज्य तो बहुत बढ़ाया, लेकिन सच्चे अर्थों में सनातन संस्कृति की ध्वजा अगर किसी ने फहराई है
तो वो एक ही नाम आता लोक माता अहिल्याबाई का, जिनके कारण से पूरा देश सनातन रूप से हमारे देश की सीमाएं कहाँ तक है, कैसे उसका एहसास होता है। और कई परंपराएं, कितनी बात करो उनको, कितने प्रकार से याद करो। आज हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में चलें अगर बनारस में, और आज नहीं, उस दौर में जब हमारा अपना देवस्थान ध्वस्त हो गया था, लेकिन अगर आज बाबा विश्वनाथ का आज भी वहां अगर पूजा करने के लिए देवस्थान में जाने का मौका मिलता है, तो बनारस में जाने के लिए जिन देवता के हम अपने पूजा पाठ और श्रृंगार से उनके दर्शन से अभिभूत होते हैं, वो मौका अगर किसी ने दिया तो अहिल्या माता ने ही दिया। वो मंदिर देवस्थान बनाया तो अहिल्या माता की देन है, ये हमें और आनंद आता है। और उसमें प्रेम का सोना चढ़ाया पंजाब वालों ने। हम महाराज रणजीत सिंह जी को याद करें, अगर मंदिर नहीं होता तो कोई स्वर्ण कैसे चढ़ाता है। लेकिन द्वारका जाओ, सोमनाथ जाओ, बनारस जाओ, जिस जिस स्थान पे और क्या क्या परंपरा बनाई, कितनी सारी बात करें। मुझे मालूम है कि अहिल्याबाई पर व्याख्यान के लिए हमारी ताई आई हुई है, वो शायद तीसरा सत्र है, तो मैं उनके प्रशासन की व्यवस्थाओं को जानता हूं। जैसे आपने थोड़े से विनय जी ने उसको थोड़ा सावधानी से बोला, मैं थोड़ा खोल के बोलता हूं। आपने कहा कि भाई जो पर्टिकुलर भील समाज के वो एक नेता ऐसे खड़े हो गए जो जहां उनका अपना राज्य की सीमा आती है, महारानी अहिल्याबाई की, उसके पहले वो वसूली कर लेते, वही लूट लेते, वही रोक लेते। अब लगातार ये जो झंझट दिखती है तो प्रशासनिक कुशलता से रास्ते कैसे निकलते हैं। उन्होंने देखा कि कौन करता है, और यही करता है, बार बार यही करता है। उसको बुला बुलू के, और जिनका आपने नाम बताया उसको जोड़ करके उसकी सरकार का हिस्सा बना देना, यही तो सरकार है। सरकार जो हो जाए ये उसका रास्ता निकाल दिए कि भाई आप कहाँ फालतू के चक्कर में पड़े। और केवल ये नहीं, फिर उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए, उनके यहाँ कुएं बनवाने के लिए, बगीचे बनवाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, पूरे समाज को बदल करके अपने से जोड़ लेना। एक माँ का सही रूप किसको मिलता है? इसी रूप में मिलता है। शासन के सूत्र हाथ चलाते, वास्तव में शासन तो ये कुर्सी हमेशा कांटों का ताज होती, और उनका जीवन तो कांटों से ही भरा हुआ था। बेटा चला गया, पति चले गए, ससुर चले गए, बाद में परिवार में कोई है ही नहीं। लेकिन बाबा महाकाल तो हाथ में है। वो जो महादेव की पिंडी है, वो जिसके माध्यम से उनने जो शासन के सूत्र लगातार चलाए, और शासन के सूत्र के जो अपने को ध्यान में आता है कि उनके पास जो दो तरह की राशि थी, धनराशि। एक धनराशि में वो समाज को भी धन्यवाद देता हूं जिनने खासगी की परंपरा धनगर समाज में, थोड़ा यादव समाज के हाथ में भी है कि महिला को 1/4 हिस्सा अपनी आय का शुद्ध बहन के हाथ में देकर, पत्नी के हाथ में देकर के वो परिवार के लिए रखवाना, और बाकी सामान्य अपना चलाते रहो। उसके आधार पर ही वो 18 करोड़ की राशि उस समय की आज के 1000-2000 करोड़ से बड़ी होगी। और उस राशि से अपने पूरे देश में चलने वाले सारे प्रकल्पों को, राज्य का शासन अलग, राज्य की व्यवस्था अलग, उसका 1 कौड़ी हाथ में नहीं लेना, वो वहां की व्यवस्था के लिए, लेकिन बाकी चीज को चलाने के लिए समान रूप से दोनों तरफ ध्यान देना। और जैसा कि होता आया है, जहां शहद होगा वहीं तो लुटेरे आएंगे, वहीं तो भालू आएंगे, वहीं तो खाने आएंगे। तो उनके शासन की उस व्यवस्था के लिए भी तंत्र कैसा बना है, खुद की सेना को इंदौर में रखा, इधर से अपनी शासन व्यवस्था के सूत्र चला रहे। आज भी दूर है महेश्वर, और उस समय तो उस आड़े टेढ़े पहाड़ों के बीच में से कैसे कष्ट से जाते होंगे। लेकिन उसके बाद भी 1-2 घटनाक्रम ध्यान है जो जिसके कारण से उनने उदाहरण दिया कि सेना चढ़ाई पेशवा की, भाऊ आ गए उज्जैन तक, और उज्जैन आकर के उनका केवल एकमात्र उद्देश्य था कि धन भी लूट ले, राज्य पे भी कब्जा कर ले। तो अपने राज्य की सुरक्षा कैसे करना, ये भी हमारे सबके सामने अहिल्याबाई का वो जो उस समय का दृष्टांत है कि अगर भाव आ जाओ, आपका स्वागत है, ये सेना से लड़ूंगी, अगर जीत गई तो एक नारी ने तुमको हरा दिया, और अगर आप हार गए तो एक नारी क्या करेगी, ये आपके सामने संसार आपकी किस रूप में पहचान बनाएगा। तो तरीके से, युक्ति बुद्धि से, पत्र व्यवहार, कूटनीति से युद्ध हो जाता तो अच्छी बात है, बगैर युद्ध के भी अपने पुरुषार्थ, युक्ति बुद्धि से रास्ता निकालना। और एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। अब माहेश्वरी साड़ी का अभी उद्घाटन तो मैं करके ही नहीं आया, डायरेक्ट ही आ गया। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां आंदोलनरत
जूनियर डॉक्टर्स ने मंगलवार को एक बार फिर हड़ताल शुरू कर दी। राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरी तरह काम बंद किया। डॉक्टर्स की मांग है कि उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाए। डॉक्टर स्वास्थ्य सचिव को उनके पद से हटाने जैसी कई मांगों को लेकर बुधवार को कॉलेज स्क्वायर से धर्मतला तक एक मार्च निकालने वाले। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को अचानक अपने ही रिवॉल्वर से गोली लग गई, जिससे गोविंदा जख्मी हो गए। बताया जा रहा कि कहीं बाहर जाने की वो तैयारी में थे। इससे पहले मुंबई स्थित अपने घर में गोविंदा ने रिवॉल्वर को साफ कर अलमारी में रख रहे थे और इसी समय रिवॉल्वर हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिरने से गोली चल गई और गोविंदा के पैर में लग गई। इसके बाद मौके पर उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल मुंबई पुलिस ने रिवॉल्वर को अपने कब्जे में ले लिया है। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का। दिग्गज अभिनेता रजनीकांत की सोमवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चेन्नई पुलिस के अनुसार उन्हें पेट में तेज दर्द होने के बाद अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अब तक रजनीकांत की हालत स्थिर बताई जा रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश हुई है। हवस का पुजारी सुना है, हवस का मौलवी नहीं सुना है। हवस का मौलवी क्यों नहीं हो सकता? क्या बोल रहे हैं? इतने विचित्र लोग हैं, सनातनी केवल अपनी ही चीजों का मजाक बना। इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी। कभी कभी बातें होती हैं तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आपने, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्राउज करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा है। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए जनता के सरोकार, आपके सरोकार से जुड़ी हमारी खास मुहिम सरोकार, हितेश व्यास के साथ। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।